वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 गणित पाठ 4 सांख्यिकी। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ पेपर पर दंड आरेख खींचना। अब हम ग्राफ पेपर का उपयोग कर दंड आरेख खींचना सीखेंगे। ग्राफ पेपर बच्चों इस तरह का एक पेपर होता है जिसमें देखिए आपके ये जो बॉक्स बने हुए हैं, ये एक बॉक्स जो आपका है, मैं थोड़ा एनलार्ज करके आपको दिखा देती हूँ। देखिए बच्चों, ये वाला जो आपका एक बॉक्स है, ये 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का आपका स्क्वायर है। इसके अंदर इस तरफ भी 10 खाने हैं और इस तरफ भी 10 खाने हैं। ठीक है, तो ये 1 मिलीमीटर के छोटे स्क्वायर्स हैं। इसी को हम बोलते हैं बच्चों ग्राफ पेपर। और चूंकि इसमें 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे भी डॉट लगे होते हैं, तो इस पे बार ग्राफ बनाना बहुत इजी होता है और एकदम एक्यूरेट हमारा बार ग्राफ जो है बच्चों इस पे बनता है। तो ये हो गया हमारा ग्राफ पेपर। चलिए अपने क्लास की तरफ वापस चलते हैं। सुविधा और परिशुद्धता के लिए ग्राफ पेपर पर दंड आरेख खींचना बहुत अधिक उपयुक्त होता है। अभी हमने देखा कि ग्राफ पेपर कितना इजी है हमारे लिए बनाना। ग्राफ पेपर पर दंड आरेख की रचना को निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल हमें दिया है और इससे हम सीखेंगे कि ग्राफ पेपर पे हम कैसे बनाएंगे। एक बैंक द्वारा कुछ वर्षों में ऋण में दी गई धनराशि करोड़ों रुपए में है, यहाँ पे निम्नलिखित सारणी में दी गई है। इस सूचना को प्रदर्शित करने वाला दंड आरेख खींचिए। यहाँ वर्ष दिए हुए हैं, यहाँ ऋण करोड़ों रुपए में दिए हुए हैं। तो वर्ष हमारा कितना बच्चों, 2000 और 2001, 2002, 2003 और 2004। ऋण कितना है, 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़, 45 करोड़ और 60 करोड़। दंड आरेख की रचना निम्नलिखित चरणों में की जाएगी। सबसे पहला चरण क्या होगा, ग्राफ पेपर पर दो परस्पर लंब रेखाएं खींचकर क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष नामांकित कीजिए। सेम वैसे ही हम ग्राफ पेपर पे भी बच्चों इस तरह से खींचेंगे, एक हमारा क्षैतिज अक्ष और एक ऊर्ध्वाधर अक्ष। ठीक है, 90 डिग्री के कोण पे। चूंकि उसमें सब बना है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम स्केल लेंगे और रखकर खींच लेंगे। क्षैतिज अक्ष पर वर्ष दर्शाएं और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर संगत ऋण रुपए करोड़ों में अंकित कीजिए। अब कह रहा है कि आपने जो यहाँ पे इस तरह से बनाया है, ठीक है, तो क्षैतिज अक्ष पर आप वर्ष को दर्शाइए। जैसे यहाँ पे हमने ऐसे जगह बना ली बच्चों। अब यहाँ पे हमने लिख दिया 2001, फिर 2002, 2003, 2004 इस तरह से। और यहाँ पे हमने रुपए दर्शा दिए, 5, 10, 15, 20, 25। इस तरह से कह रहा है हमसे बनाने के लिए, इस तरह से हम बना लेंगे। दिए गए आंकड़ों के आधार पर क्षैतिज अक्ष पर दंडों की एक समान चौड़ाई और उनके बीच की समान दूरी निश्चित कर लीजिए। जो भी हमने किया डिस्टेंस ले लेंगे, इक्वल डिस्टेंस हम लेंगे बच्चों। ठीक है, दिए गए आंकड़ों के अनुसार ऊर्ध्वाधर अक्ष पर एक उपयुक्त पैमाना लीजिए। यहाँ पर ग्राफ पेपर पर 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 10 करोड़ रुपए। यानी एक जो हमारा बॉक्स होगा बच्चों, उसका जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 10 करोड़। अब दिए गए विभिन्न वर्षों के लिए दंडों की ऊंचाई का परिकलन इस प्रकार कीजिए। अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा डंडा कितना ऊंचा होना चाहिए, तो देखिए उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। 2000 में 20 करोड़ था तो हम उसमें 1/10 से गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर बराबर कितना लिया है, 10 करोड़। तो हमें कितने मात्रक जाने, 2 मात्रक। अब इसका मतलब है कि ये जो हमारा बॉक्स ऐसे बना हुआ है उसमें बच्चों अगर इस तरह से, और इसके अंदर ये छोटे छोटे वाले बने हैं, तो मतलब कि हमको यहां से एक मात्रक ये हो गया और एक मात्रक आपका ये हो गया। तो यानी कि हमको 2 मात्रक जाना है, कितने के लिए, 20 करोड़ के लिए। कितने के लिए बच्चों, 20 करोड़ के लिए। इसी तरह से हम निकालेंगे नेक्स्ट। तो 25 करोड़ के लिए हमारा कितना हो जाएगा, 1/10 गुणे 25 करोड़ यानी 2.5 मात्रक, 2.5 मात्रक। नेक्स्ट 30 करोड़ के लिए निकालेंगे, इसमें भी 1/10 से करेंगे तो 3 मात्रक। 45 करोड़ के लिए 4.5 मात्रक। 60 करोड़ के लिए 6 मात्रक। अब चरण 6 क्या है हमारा, अब अग्रांकित आकृति के अनुसार क्षैतिज अक्ष पर बराबर दूरी छोड़ते हुए बराबर चौड़ाई के 5 दंड बनाइए। चरण 5 में दंडों की ऊंचाई निकाली गई है। प्रत्येक दंड क्षैतिज अक्ष पर चिन्हित संघर्ष वर्ष, क्षैतिज अक्ष पर चिन्हित संगत वर्ष के ऊपर होना चाहिए।
अब देखिए यहाँ पे हमारा इन्होंने बना दिया। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक लाइन इधर खींची और एक लाइन इधर खींची। उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, उसके बाद हमने पहले यहाँ पे बराबर मात्रक पे दूरी लगा ली, इधर भी हमने बराबर डिस्टेंस पे बॉक्स को रख लिया इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने निकाली कि किसकी कितनी ऊंचाई आ रही है। तो 2000 में हमारी आई थी 2 मात्रक, तो इसको हम 2 मात्रक तक ले गए हैं, देखिए 2 मात्रक तक, ठीक है। फिर इसकी 2.5 आई थी 2001 में, तो हम 2.5 तक ले गए। इसकी हमारी 3 थी तो 3 मात्रक, इसकी 4.5 थी तो 4.5 मात्रक, और 2004 में हमारा 6 मात्रक है तो 6 मात्रक। और यहाँ पे हमारा पैमाना क्या है, इसको जरूर दर्शाना है। पैमाना है हमारा ऊर्ध्वाधर अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 करोड़ रुपए, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 करोड़ रुपए। हेडिंग हम क्या डालेंगे, बैंक द्वारा ऋण दी गई धनराशि का दंड चित्र, ठीक है। इस तरह से बच्चों हमको एक बार ग्राफ बनाना है। अब इस दंड आरेख को देखिए, यहाँ पर बच्चों पैमाने में थोड़ी सी गलती है, यहाँ पर पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 10 पंखे। रश्मि की दुकान पर बेचे गए बिजली के पंखों का दंड चित्र, यानी यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि रश्मि की एक दुकान है जिस पर जो बेचे गए पंखे हैं उसका चित्र यहाँ पर बना हुआ है। पैमाने में जो पंखों की बिक्री है, यानी पंखों की संख्या है 0 से लेके 75 तक। इधर माह दिए हुए हैं, जनवरी माह में कितने पंखे बिके, फरवरी में कितने, मार्च में कितने, अप्रैल में कितने और मई में कितने। तो ये हमारा एक ग्राफ है। तो इसको पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं यहीं पे, क्योंकि आगे हमसे इससे क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि जनवरी में ये कहाँ तक गया है, 15, तो यानी जनवरी में कितने पंखे बिके, 15। फरवरी में देखिए बच्चों 20 पंखे बिके आपके, फिर मार्च में 25 पंखे बिके, उसके बाद से आपके यहाँ 25 लिख दीजिए, यहाँ 20 लिख दीजिए। अप्रैल में आपके 50 पंखे बिके, मई में आपके 65 पंखे बिके बच्चों। इस तरह हमारा एक ग्राफ है, इसको हमने पढ़ लिया बच्चों। अब चलिए आगे देखते हैं। उपयुक्त चित्र में रश्मि की दुकान पर माह जनवरी से मई तक 5 माह में बेचे गए बिजली के पंखों की संख्या प्रदर्शित की गई है। इन दंड चित्रों को देखकर हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं। दंड चित्रों में माह क्षैतिज अक्ष पर तथा बेचे गए पंखों की संख्या ऊर्ध्वाधर अक्ष पर प्रदर्शित की गई है। ध्यान दें, पड़ी रेखा क्षैतिज अक्ष है और खड़ी रेखा ऊर्ध्वाधर अक्ष होती है, यानी ये आपकी जो है ये क्षैतिज अक्ष है, और जो आपकी इस तरह से खींची जाती है ये आपकी ऊर्ध्वाधर अक्ष है। माह जनवरी से मई तक प्रत्येक माह पंखों की बिक्री बढ़ती गई है। तो हमने देखा यहाँ पर बच्चों कि प्रत्येक माह जो पंखों की बिक्री है ये बढ़ रही है। माह जनवरी में सबसे कम 15 पंखों की बिक्री हुई है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जनवरी में जो है आपके 15 पंखे बिके हैं। माह मई में सबसे अधिक 65 पंखों की बिक्री हुई है, तो हम देख रहे हैं कि मई में 65 पंखों की बिक्री हुई है। 5 माह में कुल 175 पंखे बिके हैं। टोटल कितने पंखे बिके हैं, 175। आप जोड़ लेंगे तो 175 आएगा। सर्दी के महीनों में पंखों की बिक्री कम और गर्मी के महीनों में अधिक होती है। तो ये निष्कर्ष हम एक बार ग्राफ देखकर निकाल सकते हैं बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। हम देखते हैं कि जब आंकड़े दंड चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किए जाते हैं तो उन्हें समझना आसान होता है तथा उनका प्रभाव भी स्थायी रहता है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। किसी विद्यालय के 60 छात्रों के प्रिय खेलों का विवरण निम्नवत है। खेल है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी और तैराकी। शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, क्रिकेट खेल पसंद करने वाले 14, फुटबॉल 12, हॉकी 16, कबड्डी 10 और तैराकी 8। अब उपयुक्त आंकड़ों को दंड चित्रों द्वारा प्रदर्शित कीजिए। पैमाना हमारा है बच्चों 1 सेंटीमीटर बराबर 2 शिक्षार्थी। यहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर देखिए बच्चों 2 शिक्षार्थी हमने लिखा हुआ है, 2 सेंटीमीटर पे 4 शिक्षार्थी। तो क्रिकेट कितने को पसंद है बच्चों, 14 को पसंद है। फुटबॉल कितने को पसंद है, 12 को पसंद है। इसी तरह से कबड्डी कितने बच्चों को पसंद है, 16 बच्चों को पसंद है। हॉकी कितने बच्चों को पसंद है, 16 बच्चों को पसंद है। कबड्डी 10 बच्चों को पसंद है, और आपका तैराकी 8 बच्चों को पसंद है।
तो ये हमने बना लिया इस तरह से। देखिए यहाँ पे था हमारा जो आंकड़ा हमें यहाँ पे दिया था, इसी आंकड़े के आधार पर ये यहाँ पर हमने ग्राफ बना लिया है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राफ पेपर पर दंड चित्र बनाने के सोपान। तो बच्चों इसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद से हम इसको करके भी सीखेंगे। वर्गाकृत कागज अथवा सादा कागज लीजिए। कागज पर चित्र की भांति ओ ए और ओ बी दो रेखाएं खींचिए जो एक दूसरे पर लंब हो। अब ये कह रहा है यहाँ पे आप इस तरह से ओ ए और ओ बी रेखा खींचिए जो एक दूसरे के ऊपर लंब हो। ओ ए क्षैतिज अक्ष तथा ओ बी ऊर्ध्वाधर अक्ष है। क्षैतिज अक्ष पर खेल तथा ऊर्ध्वाधर अक्ष पर शिक्षार्थियों की संख्या लीजिए। क्षैतिज अक्ष पर समान मोटाई या सुविधा अनुसार समान दूरी पर दंड खींचिए। यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि कागज पर सुलभ क्षेत्र का आंकड़ों के संदर्भ में समुचित उपयोग हो। ऊर्ध्वाधर अक्ष पर कोई पैमाना जैसे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 2 शिक्षार्थी मान लीजिए, आप कोई और भी पैमाना ले सकते हैं। अब इस अक्ष पर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर चिन्ह लगाकर संख्याएं 2, 4, 6, 8 आदि लिखिए। यदि कागज सादा हो तो सुविधा अनुसार ओबी अक्ष से 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर ओ ए के समांतर हल्की बिंदुदार रेखाएं खींचिए। अब ये कह रहा अगर आपके पास ग्राफ पेपर ना हो तो आप कैसे खींचेंगे। ग्राफ पेपर में हमने देखा बच्चों की ऑलरेडी सारी लाइंस बनी होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफ पेपर पर इसको बनाकर सीखेंगे। अब क्षैतिज अक्ष पर शिक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए खेले जाने वाले खेलों के ऊपर दंड बनाइए। अब देखिए यहाँ पर था हमारा ये कह रहे हैं कि अब इसी के अनुसार जैसे 14 के सामने से हम लाइन ले गए और हम यहाँ पे इस तरह से बॉक्स बना देंगे। सेम इसी तरह यहाँ 12 के सामने ले गए और इस तरह से बॉक्स को हम बना के कलर कर देंगे। तो इस तरह से हमें काम करना है बच्चों। यहाँ दंड या आयताकार पट्टियों की चौड़ाई 5 मिलीमीटर या अधिक रखिए। मतलब इतना पतला भी मत खींच दिए कि आपको दिखाई ना दे, कम से कम इतना चौड़ा तो होना चाहिए। पट्टियों को आकर्षण बनाने के लिए रंग कर दीजिए। दंड चित्रों को ऊर्ध्वाधर व अक्ष क्षैतिज दोनों प्रकार से बनाया जा सकता है। इससे आंकड़ों के स्वरूप अथवा निष्कर्ष पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। अब हम चाहे तो बच्चों इसको ऊर्ध्वाधर बनाएं, चाहे तो हम इसको क्षैतिज बनाएं। उपयुक्त आंकड़ों को निम्नलिखित ढंग से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ पर पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 4 विद्यार्थी का है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने इस तरह से प्रदर्शित कर दिया। तो यहाँ पर जो है इस तरह से हमने तैराकी, कबड्डी, हॉकी और फुटबॉल और क्रिकेट का कॉलम क्षैतिज रूप में बना दिया है। सेम वही चीज है बच्चों, बस इसको हमने ऐसे के बजाय ऐसे बना दिया है। निर्देश क्या है? दंड चित्रों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए आंकड़ों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में रखकर भी दंड चित्र बना सकते हैं। मतलब ऊंचा नीचा ना दिखे तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम आरोही क्रम ले लें और या तो हम अवरोही क्रम ले लें। क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर अक्ष पर माना गया पैमाना उपलब्ध कागज के आधार पर निर्भर करता है। जितना बड़ा हमारा पेपर होगा बच्चों उसी हिसाब से हमें पैमाना लेना होता है। सुविधा अनुसार पैमाना छोटा या बड़ा माना जा सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा पैमाना लेना चाहते हैं। आयताकार पट्टियों की चौड़ाई या मोटाई सुविधा अनुसार कम या अधिक रखी जा सकती है। फिर वही बात है बच्चों कि जो हम बार ग्राफ खींच रहे हैं तो उसको कितना चौड़ा रखना, आप चाहिए इतना चौड़ा भी बना सकते हैं, आप चाहिए इतना चौड़ा, लेकिन इतना पतला मत बनाइए कि उसको आपको समझने में कठिनाई हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों मिश्रित दंड आरेख। अब ये क्या होता है चलिए सीखते हैं। अभी तक हमने दंड चित्रों में केवल एक गुण वाले आंकड़ों को प्रदर्शित किया, जैसे कि एक गुण दंड चित्रों के माध्यम से कक्षा के सभी शिक्षार्थियों की संख्याओं को प्रदर्शित किया जा सकता है। किंतु यदि इसी कक्षा के शिक्षार्थियों में बालक बालिकाओं और उनके योग को अलग अलग प्रदर्शित करना हो तो इसे बहुगुण दंड चित्र अथवा मिश्रित दंडों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बहुगुण दंड चित्र इंपॉर्टेंट है बच्चों और मिश्रित दंड चित्र। अब कह रहा मान लीजिए कि एक कक्षा में 50 बच्चे हैं, उसमें से आपके 30 बालिका है और 20 बालक, तो इसको हम एक साथ कैसे दिखाएंगे, यही हमारा मिश्रित दंड आरेख है। देखिए किसी जूनियर हाई स्कूल में शिक्षार्थियों की संख्या निम्नवत दी गई है। कक्षा 6 में 20 बालक और 35 बालिका, टोटल 55 है। कक्षा 7 में 25 बालक
20 बालिका और टोटल 45 हैं। कक्षा 8 में 20 बालक 30 बालिका टोटल 50 हैं। तो अब आंकड़ों को हम मिश्रित दंड चित्रों द्वारा प्रदर्शित करेंगे। पैमाना हमने क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 शिक्षार्थी। बालक के लिए हमने क्या लिया है, बालक के लिए हमने कलर्ड बॉक्स लिया है। बालिका के लिए हमने जो है बच्चों, यहाँ पे आप लिख लीजिए, मिसप्रिंट है। बालिका के लिए हमने खाली बॉक्स लिया और योग के लिए फिर हमने कलर बॉक्स लिया है। जब हम कॉपी में बनाएंगे बच्चों तो हम अलग अलग कलर यूज करेंगे, जैसे आप यूज कर सकते हैं ग्रीन, येलो, रेड। ओके, तो यहाँ पर हमारी बुक में इस तरह से दिखा है तो हम इस तरह से समझेंगे। तो यहाँ हमने लिया है क्षैतिज अक्ष पर कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर शिक्षार्थियों की संख्या। पैमाना क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 शिक्षार्थी। तो हम यहाँ पर 10, 20, 30, 40 और 50 लिख लेंगे। ठीक है, कक्षा 6 में देखिए, पहले हम क्या करेंगे, बालक कितने हैं, 20, तो हम 20 पे इस तरह से लाइन खींच लेंगे और इसको मिला देंगे। ये हमने 5 मिलीमीटर लिया, यहाँ पे देखिए बच्चों 5 मिलीमीटर। ठीक है, फिर बालिका कितनी थी, तो बालिका आपकी थी 35, तो हम यहाँ 35 देखिए, 30 के बाद यहाँ 5 कॉलम जाएंगे, 30 के बाद यहाँ 5 जाएंगे, इसके सामने यहाँ पर हमने इस तरह से लाइन खींची। और एक सेकेंड में कलर चेंज कर लो ताकि आपको क्लियर हो जाए। ब्लू कलर ले लेते हैं। 30 के सामने यहाँ तक गया और यहाँ पे हमने खींचा, इस तरह से हम खींच देंगे। अब टोटल हमें दिखाना है, तो टोटल के लिए टोटल कितना हो गया आपका, 20 और 35 55। तो हम यहाँ 55 पे गए, यहाँ पे इस तरह से लाइन खींचेंगे और इसको फिर नीचे तक खींच देंगे इस तरह से स्केल रख के। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा दर्शा रहा है योग जो कि है 55, ये हमारा दर्शा रहा है बालक जो कि है 20, और ये वाला कॉलम हमें दर्शा रहा है बच्चों बालिका, और जो कि है हमारा कितना आपका है 35। तो 25 20 में 35 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 55। इस तरह से हम मिश्रित दंड आरेख बनाते हैं बच्चों। चलिए कक्षा 7 का भी देख लेते हैं। तो कक्षा 7 के लिए भी आप देखेंगे कि कक्षा 7 में कितने बालक थे, 25। तो हम यहाँ 20 से यहाँ पे 5 पे गए, उसी के सामने हम इस तरह से कॉलम खींचेंगे और इस तरह से बना देंगे। फिर बालिका कितनी है, 20। तो ये देखिए 20 वाली लाइन यहाँ जा रही है, तो हम इसके सामने अब पूरी लाइन नहीं खींचेंगे। ठीक है, ये नहीं खींचेंगे, हमने वही सामने दिख रही है हमें, तो हम यहाँ पे खींचेंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। और या तो हम स्केल से नाप सकते हैं, जो हमने पैमाना लिया है 20 बालिका का हमारा 2 सेंटीमीटर आएगा, तो हम 2 सेंटीमीटर की लाइन खींच सकते हैं। दोनों को टोटल करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, आपका 25 और 20 आ जाएगा 45। तो हम यहाँ 45 वाली लाइन पे खींचेंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। नेक्स्ट कक्षा 8 में देखते हैं। कक्षा 8 में आपका बच्चों 20 और 30। ठीक है, कक्षा 8 में 20 और 30। तो हम 20 पे ऐसे कॉलम खींचेंगे बालक के लिए और इसको बना देंगे। चलिए, हमने ग्रीन कलर लिया हुआ है, वही लेंगे। बालिका के लिए 30 है तो हम 30 पे खींच देंगे इस तरह से, और टोटल हो गया हमारा 50। तो 50 पे यहाँ कॉलम लगाएंगे और उसको इस तरह से मिला देंगे। आई होप बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा। इस तरह से आप कॉपी में मिश्रित दंडारेख भी बना सकते हैं। यहाँ हमारा ग्रीन कलर वाला क्या दर्शा रहा है, बालक को दर्शा रहा है। ब्लू कलर वाला बालिका को दर्शा रहा है, और जो ब्लैक कलर से मैंने किया है ये हमारा योग बता रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, उपयुक्त चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहले मैं इसको इरेज कर लूं तब फिर हम उत्तर देते हैं। ठीक है, चलिए, दंडों द्वारा क्या प्रदर्शित किया गया है, तो दंडों द्वारा इस कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 में बालक बालिकाओं की संख्या और उनके योग को प्रदर्शित किया गया है। बालिकाओं की संख्या के लिए कक्षा 7 में दंड की ऊंचाई कितनी है, तो बालिकाओं की संख्या के लिए हम देख पा रहे हैं बच्चों की कक्षा 7 में कितनी है हमारी 20। तो ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई हम यहाँ की क्या लिखेंगे, 2 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है किस कक्षा में सबसे कम विद्यार्थी हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि कक्षा 7 में हमारे यहाँ पर सबसे कम विद्यार्थी दिख रहे हैं, तो हम लिख देंगे कक्षा 7। फिर कह रहा है किसी दंड की ऊंचाई यदि 5 सेंटीमीटर ऊंचाई के बराबर हो तो उस कक्षा के शिक्षार्थियों की संख्या कितनी होगी, तो 1 सेंटीमीटर हमने लिया था बराबर 10 शिक्षार्थी।
तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 गुणे 10 यानी 50 शिक्षार्थी। अब देखिए बच्चों, हमें यहाँ आंसर भी दिया हुआ था, दंडों द्वारा कक्षा 6, 7, 8 के बालक बालिकाओं एवं उनके योग की पृथक पृथक प्रदर्शित की गई है संख्या। दंड की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के बराबर है। कक्षा 7 में सबसे कम विद्यार्थी हैं और यहाँ शिक्षार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 50। उदाहरण 8, एक और एग्जाम्पल हमें दिया है, चलिए देख लेते हैं। कक्षा 6 के 50 शिक्षार्थियों के विभिन्न विषयों की पसंद का विवरण निम्नलिखित रूप से दर्शाया गया है। ये विषय है संगीत, तैराकी, खेल और नृत्य। शिक्षार्थियों की संख्या है बालक, बालिका और योग। संगीत को 3 बालक और 7 बालिका यानी टोटल 10 लोग पसंद करते हैं। तैराकी को 8 बालक 4 बालिका यानी 12 लोग पसंद करते हैं। खेल को 8 बालक 6 बालिका यानी टोटल 14 लोग पसंद करते हैं। नृत्य को 2 बालक 12 बालिका यानी टोटल 14 लोग पसंद करते हैं। अब आंकड़ों को मिश्रित दंड चित्रों द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर भी हमने पैमाना ले लिया, तो मैं यहाँ पे कलर कर दे रही हूँ। बालक को हमने लिया ग्रीन से, बालिका को लिया हमने ब्लू से और योग को हम ले रहे हैं ब्लैक से। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमें दिखाना है संगीत पे। तो संगीत को है हमारा 3 बालक और 7 बालिका। चलिए दिखाते हैं। तो ग्रीन कलर से है बालक, तो हम 3 पे जाएंगे और ये हो गया हमारा 3 बालक। पैमाना हमने क्या लिया हुआ बच्चों? 1 सेंटीमीटर बराबर 2 शिक्षार्थी। तो यहाँ पे हम कितना जाएंगे? 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 0.5 सेंटीमीटर का मतलब है 1 शिक्षार्थी, हमें 3 शिक्षार्थी जाना है, तो 1.5 सेंटीमीटर पे जाएंगे। फिर है बालिका, तो बालिका हमारी कितनी है बच्चों? बालिका है 7, तो 7 के लिए हम कितना जाएंगे? देखिए, ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर पे 4 और यहाँ 6 और यहाँ हाफ पे 7। तो हम यहाँ पे जाएंगे इस तरह से और हम इसको यहाँ पे मिला देंगे। अब 7 हो गया ये और 3 हो गया ये, 7 3 टोटल हो गया हमारा 10। तो 10 को हम कहाँ जाएंगे? 10, देखिए यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। एक सेकंड में इसको लिख दूं, 2 4 6 8 10 12 और फिर 14। तो ये देखिए हम 10 वाले कॉलम के सामने जाएंगे यानी 5 सेंटीमीटर पे और हम इसको इस तरह से मिला देंगे। ये हो गया हमारा। फिर हम तैराकी के लिए हम देखेंगे कि हमारे कितने बालक बालिका हैं? 8 और 4। 8 बालक और 4 बालिका। तो चलिए 8 के लिए देखिए यहाँ पे है 4 सेंटीमीटर, तो हम 8 पे लगाएंगे और इस तरह से हम खींच देंगे। उसके बाद से 4 हमारी बालिका है, तो 4 के लिए 2 सेंटीमीटर और इस तरह से हम खींच देंगे। 8 और 4 12, तो 6 सेंटीमीटर यानी ये 12 वाला कॉलम यहाँ आएगा और इसको इस तरह से हम यहाँ पे मिला देंगे बच्चों। अब खेल के लिए कितने हैं? खेल के लिए देखिए 8 बालक 6 बालिका। तो खेल के लिए हम बना लेंगे, पहले हम बनाएंगे 8 बालक, तो ये 4 सेंटीमीटर पे यहां तक आ जाएगा 8 बालक। फिर हमारा 6 बालिका के लिए 3 सेंटीमीटर पे, ये हो गई हमारी 6 बालिका और टोटल हो जाएगा 8 6 14। तो टोटल 14 पे हम ले जाएंगे और इसको इस तरह से योग को मिला देंगे। फिर है नृत्य। नृत्य के लिए हम देखते हैं बच्चों, 2 बालक 12 बालिका। तो यहाँ पे हम 2 बालक बना लेंगे इस तरह से बॉक्स और फिर 12 बालिका के लिए हम यहाँ तक 6 सेंटीमीटर का ब्लॉक बना लेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा 14 और हम 14 के इस तरह से कॉलम पे बना लेंगे। तो इस तरह से बच्चों हमारा बन जाएगा अलग अलग। दंड चित्र बनाने हेतु सोपान, यहाँ पे चरण दिए हैं बच्चों। एक वर्गाकृत कागज लीजिए यानी एक ग्राफ पेपर लीजिए। वर्गांकित कागज पर मूल बिंदु O से परस्पर x अक्ष और y अक्ष पर खींचिए। x अक्ष पर पसंद के विषय तथा y अक्ष पर शिक्षार्थियों की संख्या को प्रदर्शित कीजिए। x अक्ष पर किसी उपयुक्त दूरी के अंतर पर विषयों के नाम लिखिए। तो हमने पीछे ही किया हुआ था।
वाई अक्ष पर कोई उपयुक्त पैमाना लीजिए, यथा 1 सेंटीमीटर बराबर 2 शिक्षार्थी लेकर शिक्षार्थियों की संख्या लिखिए। एक्स अक्ष पर विषयों के ऊपर वाई अक्ष की संगत शिक्षार्थियों की संख्या के अनुसार निश्चित ऊंचाई के दंड बालक बालिकाओं तथा योग के लिए बनाइए। दंड एक दूसरे से सटे हों तथा समान चौड़ाई के हों। प्रयास कीजिए। किसी विद्यालय में वर्ष 1961 से 2001 तक की दशकवार प्रवेश लगभग निम्नवत है। 1961 में 20 थी, 71 में 30, 81 में 35, 91 में 40 और 2001 में 45। आंकड़ों का दंड चित्रों द्वारा प्रदर्शन कीजिए। तो इसको बच्चों ये आपका होमवर्क है, आप इसको घर से करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अभ्यास 4E को सॉल्व करेंगे और ग्राफ पेपर पर इसको सॉल्व करते हुए हम ये वाले ग्राफ जो है वो ग्राफ पेपर पर खींचेंगे बच्चों। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा ये चैप्टर समाप्त होगा। और आज चलिए हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर को पढ़कर हमने क्या क्या सीखा। इस इकाई में हमने सीखा उद्देश्य से एकत्र किए गए संख्याओं के संग्रह को आंकड़े कहते हैं। आंकड़े परिवर्तनशील होते हैं। सजातीय आंकड़े होने पर ही तुलना करके निष्कर्ष निकाला जा सकता है, यानी सेम आंकड़े होने चाहिए। ये नहीं कि एक बच्चे के पसंद की मिठाई लिख रहे हैं और एक बच्चे के पसंद का हम सब्जेक्ट लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो मिठाई लिखिए या तो सब्जेक्ट लिखिए। आंकड़े समूह में एकत्र किए जाते हैं। आंकड़े हमेशा समूह में होने चाहिए। आंकड़े सदैव संख्यात्मक राशि में होते हैं। अब हम गुणात्मक राशि में आंकड़ों को प्रदर्शित नहीं कर सकते, जैसे ईमानदारी, सच्चाई। आंकड़े मूल रूप में अव्यवस्थित होते हैं। इन्हें अपरिष्कृत आंकड़े अथवा कच्चे आंकड़े कहते हैं। रॉ डाटा हमने पढ़ा था बच्चों। आंकड़ों का संग्रह दो प्रकार से किया जा सकता है, प्राथमिक स्रोत से और द्वितीयक स्रोत से। प्राथमिक स्रोत जब हम खुद आंकड़े इकट्ठे करते हैं और द्वितीयक स्रोत जब हम किसी अन्य जगह पर उपस्थित आंकड़ों का यूज अपने लिए कर लेते हैं। अपरिष्कृत आंकड़ों को व्यवस्थित करने के लिए दो विधियों का प्रयोग किया जाता है, आंकड़ों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखना और आंकड़ों का वर्गीकरण करना। आंकड़ों का वर्गीकरण गुणों के आधार पर अथवा वर्ग अंतराल के आधार पर करते हैं। आरोही क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं, फिर क्रम से बराबर, फिर बड़ी संख्या लिखते जाते हैं। इसके विपरीत अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर इसके बराबर अथवा उससे छोटी संख्या लिखी जाती है। प्राप्त आंकड़ों से कुछ विशेष सूचना तुरंत प्राप्त करने के लिए उन्हें मिलान चिन्हों का प्रयोग करके सारणियों के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। मतलब हम उसको मिलान चिन्ह का यूज करके सारणी के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। चित्रारेख आंकड़ों को चित्रों के रूप में निरूपित करता है। इनकी व्याख्या करके विभिन्न प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे पिक्टोग्राफ है बच्चों, पिक्चर्स के जरिए हम उसमें एक्सप्लेन करते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि बहुत से बच्चों को पिक्चर्स नहीं बनाने आते हैं या हर चीज के पिक्चर्स हम नहीं बना सकते हैं, और जब संख्या बहुत ज्यादा होती है तो भी हम इसको प्रदर्शित करने में समस्या का अनुभव करते हैं। तो इसके लिए हमने फिर क्या यूज किया, दंड आरेख यूज किया। तो आंकड़ों को क्षैतिज दंड आरेख द्वारा भी निरूपित किया जाता है। एक दंड आरेख में समान दूरी पर समान चौड़ाई के दंड क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर खींचे जाते हैं। प्रत्येक दंड की लंबाई वांछित सूचना दर्शाती है। दंड आरेख के लिए आंकड़ों की संख्या की दृष्टि से पैमाना लेना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और यदि आपको ये सारे चैप्टर्स एक साथ पढ़ने हैं और आगे भी इसी तरह पढ़ते रहना है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने स्कूल के ग्रुप में शेयर करें। बाय बाय बच्चों।